हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही सिंपल सा इकोनॉमिक आइडिया है, देखो, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। लेकिन जब तुम इस इकोनॉमिक आइडिया को थोड़ा डीपली समझोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा दुनिया के अंदर आज जो भी घट रहा है उसके पीछे का असल कारण है क्या। एंड वो इकोनॉमिक आइडिया है स्टूडेंट्स, कंपेरेटिव एडवांटेज का। देखो, 19th सेंचुरी में एक इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम था डेविड रिकार्डियो। डेविड रिकार्डियो ने ये कंसेप्ट दिया, उन्होंने कहा कि कोई भी देश हो या कोई भी इंसान हो, उसे वो चीजें प्रोड्यूस करनी चाहिए जिसमें उसकी रिलेटिव एफिशिएंसी या कंपेरेटिव एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज्यादा है। बाकी चीजें जो है वो आपको बाहर से खरीद लेनी चाहिए। इससे आपका टाइम बचेगा, आपकी लागत कम हो जाएगी और ओवरऑल इससे दुनिया के अंदर एफिशिएंसी आएगी। एंड स्टूडेंट्स, इसी लॉजिक ने आज की दुनिया की मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड की फाउंडेशन को रखने का काम किया। और इसी लॉजिक के बेसिस पर इंडिया ने भी यही डिसाइड किया, और आज भी इंडिया यही करता है कि जो चीजें इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है या जिन चीजों के अंदर इंडिया के पास एफिशिएंसी नहीं है, जैसे कि क्रूड ऑयल, वो हमें बाहर से खरीद लेना चाहिए। क्योंकि हमारे पड़ोस में ही गल्फ कंट्रीज मौजूद हैं जहां पर क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, और वहां पर एक्सट्रैक्शन जो है वो इतना सस्ता है कि इंडिया खुद अगर अपने देश के अंदर जो मौजूद तेल है उसको भी अगर हम निकालें तो भी हम इंटरनेशनली कंपिटिटिव नहीं रह सकेंगे। इसलिए हम क्रूड ऑयल जो है वो बाहर की कंट्री से, जहां पर क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा अवेलेबल है, वहां से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो डेविड रिकार्डियो के हिसाब से, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के हिसाब से, इंडिया एकदम ठीक कर रहा है। एंड दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि अमेरिका जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है एंड दुनिया का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर भी है। क्योंकि अमेरिका का जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है वो उसकी रिफाइनरीज में रिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी रिफाइनरीज जो है वो दूसरे तरीके के क्रूड ऑयल के लिए तैयार की गई थी। इसलिए अमेरिका क्रूड ऑयल खुद भी निकालता है, दुनिया को बेचता है, दुनिया का क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है और अपनी रिफाइनरीज के अंदर उसको रिफाइन कर लेता है, ताकि उसकी कंपेरेटिव एडवांटेज बनी रहे, उसकी एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो और उसे नई रिफाइनरीज ना लगानी पड़े जो रिफाइनरीज अमेरिका के ही क्रूड ऑयल को या शेल ऑयल को रिफाइन करने में एस्टेब्लिश हो। इसलिए अमेरिका भी ऐसा कर रहा है और दुनिया भर की कंट्रीज जो है वो इसी कंपेरेटिव एडवांटेज की थ्योरी पर चल रही हैं। लेकिन देखो, डेविड रिकार्डियो जो थे वो एक चीज भूल गए थे, या डेविड रिकार्डियो के टाइम पर उन्होंने इस चीज को रियलाइज नहीं किया कि दुनिया की जो ट्रेड है वो इतनी स्टेबल भी नहीं होती है। डेविड रिकार्डियो ने सोचा कि ट्रेड स्टेबल रहेगी, ट्रेड जो है वो वॉलंटरीली रहेगी, ट्रेड जो है वो पीसफुल रहेगी, कि सप्लायर कभी भी सप्लाई को बंद नहीं करेगा, जो सप्लाई के जो रास्ते हैं वो कभी भी बंद नहीं होंगे, और जो भी चीज सप्लाई की जा रही है उसका जो प्राइस है वो न्यूट्रल रहेगा और मार्केट डिसाइड करेगी, सप्लाई डिमांड उसको डिसाइड करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, 20th सेंचुरी में एंड 21st सेंचुरी में तो खास तौर पर डेविड रिकार्डियो की ये जो सारी की सारी जो एजम्पशंस थी, ये एक एक करके सारी खत्म होती चली गई, एक एक करते सारी टूटती हुई चली गई। डेविड रिकार्डियो का जो आइडियल वर्ल्ड था वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और सिर्फ 21st सेंचुरी की बात नहीं है, 20वीं शताब्दी में भी 1973 में आपने शायद सुना होगा, अरब कंट्रीज ने दुनिया भर की कंट्रीज के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था, उन्होंने अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रही थी। अमेरिका और यूरोप की इंडस्ट्रीज को इससे एक ही झटके में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, उनकी फैक्ट्रियां तक जो थी, इंडस्ट्रीज तक जो थी, वो बंद हो गई थी, उनके जो पेट्रोल स्टेशन थे उनके ऊपर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। पूरी वेस्टर्न इकोनॉमी, जो दुनिया की रिचेस्ट इकोनॉमीज में से एक थी, वो एनर्जी सप्लाई के बंद होने के चलते एकदम स्टैंड स्टिल हो गई थी। ये एक बार का शौक नहीं था, ये एक प्रूफ था कि एनर्जी इंपोर्ट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं होते हैं। एनर्जी इंपोर्ट्स जो होते हैं वो जियोपॉलिटिकली एक्सपोज्ड भी होते हैं। अब इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप लागू करोगे तो देखो, इंडिया भी दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 1 बिलियन से ज्यादा यंग पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। इंडिया स्पेस में रॉकेट भी भेजता है, इंडिया न्यूक्लियर वेपन भी रखता है, इंडिया दुनिया की एक मेजर डिप्लोमेटिक वॉइस भी है। लेकिन स्टूडेंट्स, इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट का 85% क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट भी करता है, हमको बाहर से खरीदना पड़ता है। एंड स्टूडेंट्स, ये 85% कोई सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका रियल मीनिंग ये है कि अगर दुनिया में गल्फ कंट्रीज में टेंशन होगी या इंडिया कहीं रशिया में अगर टेंशन होगी, तो इसका डायरेक्ट असर जो है वो इंडिया के ऊपर पड़ेगा, इंडिया की इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि जो भी चीजें भारत के अंदर मौजूद हैं या जो भी एनर्जी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ही उनका रेट बढ़ता है, जैसे ही उनकी इन्फ्लेशन बढ़ती है,
वैसे ही एक-एक करके इन सब का डोमिनो इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। हमारी करेंसी पर इम्पैक्ट पड़ता है, ट्रेड पर इम्पैक्ट पड़ता है, डोमेस्टिक हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, आरबीआई की पॉलिसीज जो है वो चेंज होती हैं। 85% क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को भी इंक्रीज करता है, हमारे रुपी को डेप्रिशिएट भी करता है, जिसके चलते आरबीआई को अपनी रेट्स जो है वो बढ़ानी पड़ जाती है, रेपो रेट को बढ़ाना पड़ जाता है। सिस्टमेटिकली हर चीज जो है वो इंडिया की इस जियोपॉलिटिकल गेम में किसी भी क्राइसिस के चलते इन्फ्लुएंस हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, इंडिया का इसमें से कैसे बाहर निकलना तय हो पाएगा? इंडिया कैसे अपनी एनर्जी आर्किटेक्चर को इस बहुत ही वल्नरेबल दुनिया के अंदर आज एड्रेस कर रहा है? एंड ग्लोबली एनर्जी इस बड़े जियोपॉलिटिकल गेम में, एनर्जी के इस बड़े जियोपॉलिटिकल गेम में इंडिया को क्या रोल निभाना चाहिए? ये सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए, ये सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखो, सिस्टमेटिकली अगर आप समझोगे, अगर आप जीएस 2 का आंसर लिखोगे जिसमें आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर बात करोगे, अगर आप जीएस 3 का आंसर लिखोगे जिसमें आप इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर बात करोगे, तो इन सभी चीजों को क्रिस्टल क्लियर तरीके से लिखना, समझना और याद करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जब भी आप जीएस 2, जीएस 3 इस तरीके के पेपर जिसमें जनरली बच्चों के नंबर जो है वो कम आते हैं, इनके जब आप आंसर को किसी एक एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमिक या किसी एक एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक थ्योरी के रियल वर्ल्ड लिमिटेशन से शुरू करोगे, जैसे हमने डेविड रिकार्डियो की थ्योरी का एक रियल वर्ल्ड लिमिटेशन अभी आपको बताया, इनके थ्रू अगर आप अपना आंसर शुरू करोगे, एक आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन आप लिखोगे और उस केस को एग्जाम्पल के साथ इंडिया के ऊपर भी अप्लाई करोगे, तो जो एग्जामिनर होगा ना, वो तुरंत समझ जाएगा कि तुम सिर्फ इवेंट्स को रट्टा मारकर नहीं आए हो, तुम पैटर्न्स को समझते हो, तुम फ्रेमवर्क को समझते हो। यही चीजें हैं जो आपको यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा मार्क्स दिलवाने का काम करती हैं, कि पहले एक थ्योरी को मेंशन करो, फिर उसकी रियल वर्ल्ड लिमिटेशन को मेंशन करो और फिर उसको इंडिया के केस के ऊपर अप्लाई करो। इस तरीके के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को हम आंसर राइटिंग के अंदर यूज करते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को हम समझ लेते हैं आज की इस वीडियो के अंदर, शुरू करते हैं और इंडिया की पहले जियोग्राफिकल वल्नरेबिलिटी को हम समझते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हें इंडिया की जियोग्राफिकल वल्नरेबिलिटी नहीं समझ में आएगी, तब तक इंडिया जो डिसीजंस ले रहा है, जो स्कीम्स लॉन्च कर रहा है, जो पॉलिसीज बना रहा है, जैसे कि रशिया से ऑयल खरीदना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप करना, बायो इथेनॉल बनाना, इथेनॉल पॉलिसी को लेकर आना, इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर आना, इनमें से किसी का भी डीपर लॉजिक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये सब कुछ समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं इंडिया की जियोग्राफिकल वल्नरेबिलिटी, और यही हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है आज की इस वीडियो का। अगर यहां तक तुमने इस वीडियो को देख लिया है तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरा नाम है राही मेहता एंड मैं परचम क्लासेस के ऊपर आपके लिए ऐसे बर्निंग इश्यूज के ऊपर लगातार वीडियोस जो है वो लेकर आता रहूंगा एंड मेक श्योर करूंगा कि ये सभी टॉपिक्स जो होंगे वो आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के सिलेबस से डायरेक्टली रिलेट करेंगे, और उनमें आंसर्स को कैसे लिखना है, इनको आंसर्स में कैसे इंक्लूड करना है, वो भी मैं आपको हल्का हल्का समझाता रहूंगा। विद टाइम हमारी जो वीडियोस हैं वो और भी ज्यादा डेप्थ में जाती रहेंगी, तो आपको सारी वीडियोस को एक सीरीज के रूप में लगातार देखते रहना होगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो अभी पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है इंडिया की एनर्जी जियोग्राफी और वो सभी चोक पॉइंट्स जिसके चलते इंडिया बहुत ही ज्यादा जियोग्राफिकली वल्नरेबल है। देखो, दुनिया का जो सारा का सारा दुनिया का जो ट्रेड है और इंडिया का भी जो ट्रेड है, 90% ट्रेड बाय वॉल्यूम पूरी दुनिया का वो इंटरनेशनली समुद्र के माध्यम से ही होता है, सीज के थ्रू ही होता है। जो शिप्स हैं उनमें कमोडिटीज, फ्यूअल, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक भेजा जाता है। ये एक ग्लोबल सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह है, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, और यहाँ पर जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में भी कई सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, इस पूरी दुनिया के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी कई सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, कई सारे क्रिटिकल पैसेजेस हैं जहां से ये सब कुछ नेसेसरली या ये सारी शिप्स जो हैं उनको नेसेसरली गुजरना ही पड़ता है। एंड इन प्रेशर पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं मैरीटाइम चोक पॉइंट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा जियोग्राफिकली वल्नरेबल होते हैं। जो देश या जो शक्ति इन मैरीटाइम चोक पॉइंट्स को इन्फ्लुएंस करता है, वही देश पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन को भी इन्फ्लुएंस करता है, उनको कंट्रोल भी करता है। और इन पैसेजेस को समझना एनर्जी सिक्योरिटी की तुम्हारी पहली जरूरत है। और इंडिया के केस में इंडिया जो है वो 3 चोक पॉइंट्स को फेस करता है। इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही 3 चोक पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज,
दूसरा है स्ट्रेट ऑफ बाबल मांडव, एंड स्टूडेंट्स तीसरा जो हमारा चोक पॉइंट है वो है स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का। ये 3 चोक पॉइंट्स हो गए। अब देखो, ईरान और ओमान के बीच में, ईरान और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में सिर्फ 33 किलोमीटर वाइड, सिर्फ 33 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है एंड अरेबियन पेनिनसुला को ईरान से सेपरेट करने का काम करती है। और दुनिया के अंदर जितना भी क्रूड ऑयल बनता है या निकाला जाता है जमीन के नीचे से, उसका लगभग 25% हिस्सा जो है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही बाहर निकलता है। देखो, अगर दुनिया में रफली 21 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल अगर प्रोड्यूस होता है तो उसका एक मेजर हिस्सा जो है वो इसी स्ट्रेट से ही क्रॉस कर रहा है। इंडिया भी लगभग अपने 50% क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए एंड 60% लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। सीधा इंडिया इसके साथ कनेक्टेड है। और ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है। हुआ क्या, मार्च 2026 में जब यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के साथ कन्फ्लिक्ट को शुरू किया, तो यहां से जो टैंकर मूवमेंट्स हैं, आप जानते ही हो कि वो सारी टैंकर मूवमेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ऑफिशियली बंद कर दिया है। इंडिया की गवर्नमेंट को इसी के चलते एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को इन्वोक करना पड़ा। इसका मतलब था कि गैस सप्लाई पहले घर और ट्रांसपोर्ट को, इंडस्ट्रीज को जो है वो हम बाद में प्रोवाइड करेंगे, पहले डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। इसका रिजल्ट क्या निकला स्टूडेंट्स? इसका रिजल्ट निकला, आपके लिए एक केस स्टडी भी है जिसमें आपने नाम सुना होगा। गुजरात का एक इलाका है जिसका नाम है मोरबी। गुजरात का एक इलाका है जिसका नाम है मोरबी, जहां पर दुनिया की, इंडिया की 70% से ज्यादा सेरेमिक टाइल्स बनती हैं। और वो सेरेमिक टाइल्स बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक हुआ, इंडिया की एलएनजी सप्लाई जो है वो रुकी। उसके चलते गुजरात के मोरबी के अंदर जो गैस सप्लाई थी वो 30 से 40% जो है वो सरकार को काटनी पड़ी। इसके चलते फैक्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो थे वो लेट होने लगे। और जो भी इनके बायर्स थे, इनके प्रोडक्ट के बायर्स थे, उन्होंने ऑब्वियसली अल्टरनेटिव मार्केट्स को ढूंढना शुरू कर दिया। यानी कि एक 33 किलोमीटर वाइड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर रुकती है तो इंडिया का एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो भी रुक जाता है, वो भी बंद हो जाता है। इसी को ही हम चोक पॉइंट वल्नरेबिलिटी का प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलते हैं। तो जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वल्नरेबिलिटी को या इसकी डिपेंडेंस को, तो साथ में मोरबी गुजरात का एग्जांपल जो है वो आपको पॉइंट करना पड़ेगा। हर पॉइंट के साथ अगर एग्जांपल आप लिखते हुए चलोगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगी, आपको उससे फायदा होगा, एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। और एक्स्ट्रा नंबर कितने? अगर आपने 5 पॉइंट लिखे, 5 पॉइंट के साथ 5 एग्जांपल लिखे, तो हद से हद आपको 0.25 से 0.5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन अगर 10 क्वेश्चन में आपने ऐसा किया तो 5 नंबर एक्स्ट्रा हो गए। और ओवरऑल अगर 30-40 क्वेश्चन में जीएस 1 2 3 4 में आपने ऐसा किया तो 20-30 नंबर की गेम जो है वो आपकी बढ़ गई, जिसके चलते आपकी रैंक जो पीछे थी वो आगे आ जाएगी। या फिर अगर आप लिस्ट से ही बाहर थे तो आप लिस्ट के अंदर आ जाओगे। इसलिए एग्जाम्पल्स हर पॉइंट के साथ प्लॉट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो पहला चोक पॉइंट समझ लिया। अब दूसरे चोक पॉइंट को समझते हैं, जो कि है स्ट्रेट ऑफ बाबल मांडव। ये स्टेट रेड सी के सदर्न में मौजूद है, साउथ में मौजूद है। और रेड सी का आप इसको एंट्री पॉइंट भी बोल सकते हो। यमन के पास है, डिजिबुती के पास है। और यहीं से इंडिया या पूरे एशिया की यूरोप के साथ जो ट्रेड है वो चलती है, इसी रास्ते से गुजरती है। कोई भी शिप जो इंडिया से निकलेगी, अरेबियन सी में जाएगी, स्टेट ऑफ बाबल मंडप को क्रॉस करेगी, रेड सी में एंटर करेगी, रेड सी में एंटर करने के बाद स्यूज कनाल को क्रॉस करेगी, और स्यूज कनाल को क्रॉस करने के बाद आप जानते हो यहां पर मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी में पहुंचेगी और यूरोप तक हम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इसी रूट से चला सकेंगे। और आप जानते ही हो 2024-25 से ही यमन के जो हाउथी रेबल्स हैं, जो ईरान सपोर्टेड एक ग्रुप है, यहां पर कमर्शियल टैंकर्स को लगातार अटैक कर रहे हैं, जिसके चलते शिपिंग कंपनीज को एक नया रूट एस्टेब्लिश करना पड़ा। या कह लो कि नया रूट तो नहीं है, शिपिंग कंपनीज को अलग रूट से यहां पर आना पड़ा। एंड पूरा का पूरा अफ्रीका क्रॉस करके ये शिपिंग रूट्स जो है वो आज की डेट में हाउथी रेबल्स के चलते स्ट्रेट ऑफ बाबल मांडव को एफिशिएंटली क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। इससे इसका रिजल्ट क्या हुआ? 2 से 3 हफ्ते अब टाइम ज्यादा लग रहा है। उतना ही लंबे समय के लिए आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होंगे वो दोनों के ऊपर ही डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट डालेंगे। तो एक मैरीटाइम चोक पॉइंट हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरा मैरीटाइम चोक पॉइंट हमारा स्ट्रेट ऑफ बाबल मांडव। इन पर अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो वो डायरेक्टली इंडिया को इन्फ्लुएंस करेगी। और तीसरा जो हमारा स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है वो है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसे मलक्का डायलमा भी कहते हैं चाइना के केस में। देखो,
इंडिया जब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, और ये सारे के सारे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के दौरान अगर इंडिया अपनी एनर्जी सप्लाई को अगर डाइवर्सिफाई करना चाहता है, हम चाहते हैं कि हम किसी और कंट्री से अपनी एनर्जी को इंपोर्ट कर लें, या फिर जब अमेरिका ने हमारे ऊपर ट्रेड टैरिफ लगाए, तब हम चाहते हैं कि हम अपने एक्सपोर्ट को अमेरिका की जगह दूसरी कंट्रीज तक भेज दें, या साउथ ईस्ट एशिया में नई मार्केट्स को ढूंढे, एशिया में नई मार्केट्स को ढूंढे, तब हमारे लिए स्टेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी के थ्रू ही हम साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टेड हैं। इसी में चाइना भी डिपेंडेंट है, चाइना का भी यहाँ पे डायलेमा है। चाइना अपनी टोटल 80% एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट जो है वो उसको इंपोर्ट करता है, सिर्फ मलक्का स्ट्रेट के थ्रू ही इंपोर्ट करता है। चाइना की भी मलक्का स्ट्रेट के ऊपर डिपेंडेंसी है, और उसी से बचने के लिए चाइना ने क्या बनाया था? चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी बनाई थी। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट डेवलप किया, श्रीलंका के अंदर हम्बन टोटा पोर्ट डेवलप किया, और म्यांमार के अंदर भी चाइना जो है वो पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, इंडिया को एनसर्कल करने के लिए भी, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपनी ट्रेड को सही तरीके से चलाए रखने के लिए भी। तो ये चाइना के लिए भी वल्नरेबल हो गई सिचुएशन, भारत के लिए भी वल्नरेबल हो गई सिचुएशन। लेकिन अगर चाइना हमारे बैकग्राउंड में आएगा, हमारे बैकयार्ड में आएगा, हमारे इंडियन ओशियन के अंदर आएगा, तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी तो थ्रेट है। तो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का जवाब देने के लिए इंडिया लेकर आया था सागर इनिशिएटिव, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसके चलते इंडिया ने अपने इंडियन ओशियन के अंदर अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी को बढ़ाने का काम किया था। तो समझे? अब ऐसे में इंडिया और चाइना दोनों के लिए ही जरूरी है इस सारे के सारे रीजन को फ्री रखना। ये तीनों चोक पॉइंट्स मिलकर इंडिया के लिए एक ट्रायंगल ऑफ वल्नरेबिलिटी भी बनाते हैं। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स जो है वो आप अपने आंसर के अंदर यूज कर सकते हो। ये क्या बना रहे हैं? ये ट्रायंगल्स ऑफ वल्नरेबिलिटी जो है वो इंडिया के लिए बना रहे हैं। एक ये स्ट्रेट, एक ये, सॉरी एक मिनट, एक ये स्ट्रेट, एक ये स्ट्रेट, एक ये स्ट्रेट, और ये मिलकर बना रहे हैं ट्रायंगल ऑफ वल्नरेबिलिटी फॉर इंडिया। क्योंकि अगर ये तीनों स्ट्रेट बंद होती हैं तो इंडिया के लिए ना तो एनर्जी इंपोर्ट करने के लिए कोई जगह बचेगी, और ना ही अपने माल को एक्सपोर्ट करने के लिए कोई जगह बनेगी। इंडिया के एनर्जी आर्किटेक्चर का स्टार्टिंग प्रॉब्लम ही यही है, और इसी प्रॉब्लम को समझे बिना आप इंडिया के बड़े बड़े डिसीजन जो हैं वो नहीं समझ पाओगे, या इंडिया के जो बड़े बड़े डिसीजन हैं वो आपको अनलॉजिकल या इलॉजिकल लगने लग जाएंगे। इसलिए यहीं से मैंने इसको शुरू करने का काम किया। तो परचम क्लासेस के स्टूडेंट्स, जीएस 2 में अगर आप आंसर लिख रहे हो इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस के ऊपर आंसर लिख रहे हो, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर आंसर लिख रहे हो, तो वहां पर सिर्फ नेवी का एंगल या मिलिट्री का एंगल मत लिखो, वहां पर एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू चोक पॉइंट वल्नरेबिलिटी का भी एंगल लिखो। आपके आंसर को एक डिस्टिंक्ट और इंप्रेसिव डायमेंशन देने का वो काम करेगा। अगर स्टूडेंट्स इसको ऐड करेंगे अपने आंसर के अंदर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ बाबल मांडव, स्टेट ऑफ मलक्का का नाम आप डालोगे, ये डायग्राम आप बनाओगे, ये ट्राइंगल वल्नरेबिलिटी आप वहां पर शो करोगे, इंडिया स्पेसिफिक रेलेवेंस अगर आप एक लाइन के अंदर लिखकर आओगे, ये आपके जवाब को प्रोफेशनली ग्राउंडेड बनाएगा, और इससे आपको फायदा होने वाला है। ठीक है? तो ज्योग्राफी की पिक्चर अगर आपको क्लियर हो गई है, तो इंडिया एक ऐसे पोजीशन में है जहां उसकी एनर्जी आर्टरीज मल्टीपल चोक पॉइंट से गुजरती हैं जो वो कंट्रोल नहीं करता है। अब ये समझना जरूरी है कि इंडिया की एक्चुअल डिपेंडेंस कितनी डीप है, नंबर में, स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक्स में। चलो अब पार्ट 2 में चलते हैं और इसको आगे देखने का काम करते हैं। ठीक है? अगले चैप्टर की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अब देखो, जब हम कहते हैं कि इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% इंपोर्ट करता है, तो ये नंबर एक्चुअली कितना बड़ा है, इसको इस डायग्राम के थ्रू आप समझने की बात करो कि 100% अगर हमको चाहिए तो 85% तो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। इंडिया की जीडीपी के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर भी पड़ता है। इसको एक तरफ से सोचो आप, इंडिया की जीडीपी आज की डेट में रफली 4 से 4.5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर के बीच में मौजूद है। इंडिया की इकोनॉमी तब चलती है जब इंडिया की फैक्ट्री चलती है, जब इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है, जब इंडिया की सिटीज में बिजली आती है, एक्सपोर्ट्स होते हैं, ये सब कुछ होता है तभी इंडिया की इकोनॉमी चल सकती है। अल्टीमेटली मतलब इंडिया जो है वो एनर्जी पर डिपेंड करता है, और उस एनर्जी का 85% हिस्सा जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे कंट्रोल में वो चीज नहीं है। अब इसका इकोनॉमिक ट्रांसलेशन क्या होता है ये समझो। देखो, जब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस $80 पर बैरल थे, तब इंडिया का जो इंपोर्ट बिल था वो अलग था। अब ये ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो लगभग $120 पर बैरल तक पहुंच चुके थे। इस मूवमेंट से इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ जाएगा। जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो $1 बढ़ते हैं ना, तो वो इंडिया के इंपोर्ट बिल में साल भर के अंदर $1 बिलियन ऐड कर देते हैं।
अब 80 से 120 अगर बढ़ा है तो लगभग 40 से 50 बिलियन डॉलर का हमको नुकसान होगा। हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो 40 से 50 बिलियन डॉलर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हमको दूर दूर से तेल को लेकर आना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा इंश्योरेंस महंगा करवाना पड़ेगा। अब तेल को लेकर आने में जो हमारा खर्चा आता है वो खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके चलते इंडिया की इकोनॉमी से ये पैसा जो है वो एक्स्ट्रा बाहर जाएगा, 40 से 50 बिलियन डॉलर। इसका सीधा असर पड़ता है इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर। इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है, यानी कि वो गैप जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में होता है वो बढ़ जाता है। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो क्या होगा, तो हमारा रुपए जो है वो कमजोर हो जाएगा, और आप जानते ही हो रुपी ने 93 के बेंचमार्क को क्रॉस कर लिया है। रुपी कमजोर होगा तो क्या होगा, तो हमारे इंपोर्ट जो है वो और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भारत में 100 रुपए में, या फिर मान लो पहले जैसे हमारा जो 80 रुपए में $1 आ जाया करता था, और इस $1 का मान लो कि हम कोई एक यूनिट प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट कर लिया करते थे। अब जो डॉलर है वो 93 रुपीज हो चुका है, यानी कि 93 रुपीज खर्च करेंगे तो $1 हमें मिलेगा। अब हम उस एक ही यूनिट को परचेज कर पा रहे हैं। पहले उस यूनिट को परचेज करने में 80 इंडियन रुपीज लग रहे थे, अब उस प्रोडक्ट को परचेज करने में 93 इंडियन रुपीज लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रुपए हमारा कमजोर हो गया, हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो इससे और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इंपोर्ट महंगा होगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बिजनेसेस के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा, बिजनेसेस के लिए लोन महंगा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे उनकी जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगी। ये एक चेन रिएक्शन होती है और ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है। एक एक्सटर्नल इवेंट से शुरू होती है जिसका असर जो है वो इंडिया पर डायरेक्टली आपको दिखाई देता है। एंड इकोनॉमिस्ट इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि इंपोर्ट्स के कारण बढ़ने वाली महंगाई। और इंडिया इसका एक टेक्स्ट बुक केस है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये नेचुरल गैस का केस भी तो डिस्कस हमको करना है। अगर हम 85% क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है तो हम 50% नेचुरल गैस पर भी तो डिपेंडेंट हैं। और इसमें सबसे मेजर हिस्सा जो है 50% नेचुरल गैस हमारी लगभग कहां से आ रही है, हमारी कतर से आ रही है। हम डिपेंड करते हैं बहुत ही ज्यादा वेस्ट एशिया के ऊपर, खास तौर पर कतर के ऊपर। 85% क्रूड एंड लगभग 50 to 60% हम अपनी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो इंपोर्ट करते हैं। अब देखो ये गैस कहां पर यूज होती है, ये हमारी पावर प्लांट्स में यूज होती है, हमारी फर्टिलाइजर फैक्ट्री में यूज होती है, हमारे स्टील प्लांट्स में यूज होती है। आपके घरों के अंदर जो पाइप्ड नेटवर्क सप्लाई आती है, पाइप्ड गैस नेटवर्क जो डला हुआ है आपके शहर में, वहां से भी जो उसमें जो गैस आती है वो भी यहीं से आती है। यानी ये गैस सीधा हमारे फूड प्रोडक्शन में, हमारे इंडस्ट्रियल आउटपुट में, हमारे अर्बन डोमेस्टिक सप्लाई, इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। जब हॉर्मुज डिस्टर्ब हुआ तो कतर का एलएनजी फ्लो स्लो डाउन हो गया, तो मोरबी जैसे इंडस्ट्रियल टाउन्स का जो दर्द है वो हमारे सामने आया, और डायरेक्टली हमको ये पता लगा कि इंडिया की इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी की सप्लाई, गैस की सप्लाई, क्रूड ऑयल की सप्लाई दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इसलिए रशिया वाला केस याद करो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। फरवरी 2022 में क्या हुआ था, रशिया और यूक्रेन की जो जंग है आप जानते ही हो कि वो शुरू हुई थी। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर मैसिव सैंक्शंस लगाए थे, एंड इंडिया के ऊपर भी ये प्रेशर डाला था कि आप रशिया से ऑयल खरीदो, आप रशिया के साथ ट्रेड, किसी भी तरीके की ट्रेड जो है वो बंद कर दो। लेकिन तब इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना ड्रामेटिकली इंक्रीज कर दिया था, बढ़ा दिया था, हमने कम नहीं किया था। क्योंकि देखो इंडिया जो है वो अपने देश के लोगों के लिए सस्ती एनर्जी सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। अब इंडिया अगर अपने देश के लोगों के लिए सस्ती एनर्जी सिक्योर करने का कोशिश करेगा तो जहां से भी हमको सस्ती एनर्जी मिलेगी हम वहां से उसको इंपोर्ट कर लेंगे। 2022 में भले ही हमारे ऊपर प्रेशर था लेकिन हम रशिया से इंपोर्ट करते रहे, और रशिया जो था ना वो लगभग हमको 10 से $15 प्रति बैरल जो था वो डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा था। और वही रशिया जो 2021 में इंडिया के टॉप 5 क्रूड सप्लायर में शामिल ही नहीं था, 2023-24 में रशिया इंडिया का नंबर 1 क्रूड ऑयल सप्लायर भी बन गया था। और इंडिया के इंपोर्ट का लगभग 35 से 40% जो था वो रशिया से ही आने लगा 2022 के बाद, 2023, 24, 25 तक इवन। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे हमको ये रशिया से मिलने वाली सस्ती जो ऑयल थी उसको बंद करना पड़ा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को अगर मैं आपको समझाऊं तो एक टर्म मेरे दिमाग में आ रही है, जो टर्म नेहरू जी के नॉन अलाइनमेंट से थोड़ी सी अलग है। तब नॉन अलाइनमेंट का मतलब था कोल्ड वॉर की दोनों ब्लॉक्स यूएसए और यूएसएसआर दोनों से दूर रहना।
लेकिन अब ये जो हमने रशिया से ऑयल खरीदा, इस पॉलिसी को हम बोलते हैं हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी एंड नॉन अलाइनमेंट थोड़े थोड़े अलग हैं। नॉन अलाइनमेंट जैसे मैंने आपको बताया, ना यूएसए को ज्वाइन करना ना यूएसएसआर को ज्वाइन करना कोल्ड वॉर के दौरान। एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी क्या है? अपने डिसीजंस खुद लेना, किसके साथ रिश्ता रखना है, कैसा रिश्ता रखना है, ये खुद डिसाइड करना। अलायंसेस के कंटेक्स्ट के अंदर भारत को क्या फैसला करना है, ये खुद डिसाइड करना। अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे दुश्मनी रखो, इसका मतलब ये है कि किसी भी एक पावर को एक तरफ प्रेशर में मत आने दो। भारत के अपने डिसीजन जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसीलिए हमने रशिया से 2022 से लेकर 2025 तक खूब क्रूड ऑयल खरीदा। भले ही G7 ने, अमेरिका ने हमारे ऊपर कितने ही इकोनॉमिक प्रेशर डालने की कोशिश करी, हमको डराने की कोशिश करी, लेकिन हम अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिए, अपने जनता के लिए, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रैक्टिकल एक्सपेंशन करते रहे और हम ये तेल खरीदते रहे। लेकिन 2026 में हमारे ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर आया, हमारे ऊपर अमेरिका का प्रेशर आया, एक प्लॉट ट्विस्ट आया, और रशिया से ये जो इंपोर्ट्स जो हम कर रहे थे, अब धीरे 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 ये कम होते चले गए हैं एंड अपने 44 मंथ्स के लो पर पहुंच चुके हैं। इन सैंक्शंस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो आज हमको दिखाई दे रहा है, और पिछले 44 महीनों में आज इंडिया रशिया से सबसे कम ऑयल परचेज कर रहा है जितना हम पहले कर रहे थे। ये दिखाता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो एक अच्छी पॉलिसी तो है, लेकिन लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस की प्रैक्टिकल लिमिटेशन से वो घिरी हुई है। जियोपॉलिटिक्स आपको एक एडवांटेज तो देता है, मतलब जियोपॉलिटिक्स आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन वही जियोपॉलिटिक्स जो है वो उसी एडवांटेज को लिमिट भी कर देता है। इसी वजह से इंडिया ने फिर गल्फ कंट्रीज से, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से, इवन अमेरिका से भी एक्सपेंसिव ऑयल खरीदना शुरू किया। लेकिन हमारे पास और कोई मौका नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर 25% जो थे वो एडिशनल टैरिफ लगाए हुए थे रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के चलते। और अभी हम उस कैपेसिटी में नहीं है कि हम अमेरिका को चैलेंज करके इंडिया की इकोनॉमी को और भी ज्यादा अंधकार में डालने का काम करें, क्योंकि अमेरिका अगर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाएगा तो अमेरिका जो है वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसको हमको वो ट्रेड जो है उसका नुकसान हमको झेलना पड़ेगा, जो कि अब हम उसके लिए रेडी नहीं हैं। एक और डायलमा यहां पर हमको समझना होगा जिसको हम बोलते हैं एनर्जी पॉवर्टी। एक और डायलमा हमको समझना होगा, जैसे मैंने आपको बताया, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी पॉवर्टी। देखो, अभी इंडिया जो है वो, इंडिया का पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन 1460 किलोवाट आवर पर ईयर है। कितना? 1460 किलोवाट आवर पर ईयर। ग्लोबल एवरेज की हम बात करें तो ग्लोबल एवरेज इसी एनर्जी कंजम्पशन का, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन का है 3000 किलोवाट आवर पर ईयर। और वहीं हम यूरोप की बात करें जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर एनर्जी कंजम्पशन है 5000 किलोवाट आवर पर ईयर। यानी कि भारत जो है वो यूरोप के मुकाबले लगभग एक तिहाई एनर्जी पर कैपिटा कंज्यूम कर रहा है। और अब हमने 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन भी अचीव कर लिया है थैंक्स टू दी सौभाग्य स्कीम। प्लस जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये फ्यूचर के अंदर बढ़ने वाली है। अभी पर कैपिटा एनर्जी यूटिलाइजेशन भले ही इंडिया में ग्लोबल एवरेज से भी कम हो, यूरोप से 1/3 कम हो, लेकिन फ्यूचर में ये प्रोजेक्शन बढ़ने वाली हैं। 2040 आते आते इंडिया की ओवरऑल एनर्जी डिमांड जो है वो अमेरिका को पार कर जाएगी, एंड 2060 आते आते इंडिया की ओवरऑल एनर्जी डिमांड जो है वो चाइना को भी पार कर जाएगी। इसका मतलब कि फ्यूचर के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डुअलिटी के अंदर हैं। इंडिया का करंट डिमांड तो कम है, लेकिन फ्यूचर डिमांड की ट्रेजेक्टरी बहुत ज्यादा स्टीप है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, अर्बनाइजेशन बढ़ेगी, मिडिल क्लास एक्सपेंड करेगी, लोग और एसी लगाएंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, फैक्ट्रीज खोलेंगे, तो एनर्जी डिमांड जो है वो हमारी रॉकेट की तरह बढ़ेगी फ्यूचर के अंदर। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का प्रोजेक्शन भी यही है। तो जो अभी हमारी 85% की डिपेंडेंसी है ना, ये हमको अगर अगर हमने इसको कम नहीं किया, अगर ये अनचेक्ड रही, तो फ्यूचर में जियोमेट्रिकली ज्यादा हमको ये महंगी पड़ेगी और कॉस्टली हमको होगी, अनलेस इंडिया फंडामेंटली अपने अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करे, अपने एनर्जी आर्किटेक्चर को रीस्ट्रक्चर करे। समझे? तो आपने समझा कि एक तो हम वल्नरेबल भी बहुत हैं, दूसरा हमारी डिपेंडेंसी भी बहुत है, तीसरा फ्यूचर के अंदर भी हमारी डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। तो हर तरफ से हम घिरे हुए हैं। तो डिपेंडेंस का पूरा ऑटो अगर आपको केस क्लियर हो गया, इकोनॉमिकली केस क्लियर हो गया, जियोपॉलिटिकल केस क्लियर हो गया, अगर डेमोग्राफिकली भी जो हमारा चेंज आ रहा है वो भी अगर आपको क्लियर हो गया, तो अब सवाल यह है कि इंडिया की एनर्जी स्टोरी का
सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो अगला चैप्टर जो है, जिसके अंदर हमको ये समझना है कि अब इंडिया बिल्ड क्या कर रहा है, इंडिया बना क्या रहा है, डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, जिसके चलते हम इस पूरी वल्नरेबल सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अब आपको ये सारे केसेस, सारे सिनेरियो जो है वो और ज्यादा क्लियर होंगे कि इंडिया क्यों कोई फैसला करता है। ठीक है, अब देखो इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी ट्रांजिशन की अगर हम बात करें, देखो पहले ये पीछे देखो, कई सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर। जब हम कहते हैं कि इंडिया 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो एक सवाल नेचुरली आता है कि इंडिया खुद क्यों नहीं इस क्रूड ऑयल को बना सकता। इसलिए नहीं बना सकता, या फिर कह लो कि आप ये भी कहोगे कि इंडिया आर्मी के लिए मिसाइल बनाता है, रॉकेट भी बनाता है, अपनी गाड़ियां खुद बनाता है, सड़कें खुद बनाता है, तो क्रूड ऑयल क्यों नहीं बनाता? क्योंकि क्रूड ऑयल बच्चों, स्टूडेंट्स, जियोग्राफी से बाउंडेड है। इंडिया की जियोग्राफी अलाउड नहीं करती है, इंडिया की जियोग्राफी के अंदर जो क्रूड ऑयल मिलता ही नहीं है, इसलिए इंडिया के पास जियोलॉजिकल रिजर्व भी मौजूद नहीं है। लेकिन एक चीज है जो इंडिया की जियोग्राफी इंडिया को देती है, जो कि है हवा। इंडिया की जियोग्राफी इंडिया को देती है। इंडिया के पास बहुत ज्यादा कह लो कि सनलाइट मौजूद है। इंडिया के पास हवा है, इंडिया के पास पानी है, इंडिया के पास सनलाइट है। लगभग 300 प्लस सनी डेज पर ईयर इंडिया के अंदर अवेलेबल रहते हैं। लगभग 11,000 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, ऑफशोर विंड के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास मेजर रिवर सिस्टम है जो हाइड्रो पावर प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और यही इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी गैम्बिट भी है। अपना इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम करो। अपने जो इंडिया का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, डोमेस्टिक क्लीन एनर्जी कैपेसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इंक्रीज करो। इसी फॉर्मल एक्सप्रेशन को इंडिया ने बोला, और हमने ये तय किया कि हम 500 गीगावोट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी टारगेट लेकर आए। 2030 तक हम इसको अचीव करना चाहते हैं। ये टारगेट कहां से आया? इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया, उसके अंडर इंडिया ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सबमिट किया, और इंडिया ने कमिट किया कि 2030 तक अपनी एनर्जी इंटेंसिटी का 45% जो है वो हम रिड्यूस करेंगे, 45% एनर्जी इंटेंसिटी को कम करेंगे, एंड 50% इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी से लेकर आएंगे। यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट भारत के अंदर है, उसका लगभग आधा जो होगा वो हम कहां से प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का रीन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। और प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल है हमारी। इसमें हमने काफी ज्यादा चीजें जो है वो बड़ी तेज रफ्तार से अचीव की हैं स्टूडेंट्स। कैसे? देखो, 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में इंडिया की सोलर एनर्जी डेवलपमेंट जो थी, प्रोडक्शन जो थी, वो सिर्फ 2.6 गीगावाट थी। सिर्फ 2.6 गीगावाट। और 2025 में ये 100 प्लस गीगावाट हो चुकी है। 40 टाइम्स की ग्रोथ हमको इसके अंदर देखने को मिली है। ये बहुत ही हाइपर ग्रोथ कर्व है। और अब इंडिया के जो रेगिस्तान है, जैसे कि राजस्थान का थार डेजर्ट, वहां पे पहले जब हमको रेत मिला करती थी, वहां पर हमको भदला सोलर पार्क जैसे दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इंडिया ने ये माइलस्टोन जो है वो अचीव करके दिखाया है। एक चीज और, पहले जो सोलर से एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती थी, उसकी पर यूनिट प्रोडक्शन जो है वो 11-12 रुपए प्रति यूनिट हुआ करती थी। जबकि थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली बनती है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो 4-5 रुपए प्रति यूनिट हुआ करती थी। लेकिन अब हमने मैसिव स्केल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को सोलर प्लांट से बनाने का काम किया, जिसके चलते जो हमारी कॉस्ट है वो लगभग 2.5 रुपए प्रति यूनिट आ गई है। यानी कि थर्मल पावर प्लांट में बनी हुई बिजली अब सोलर प्लांट में बनी हुई बिजली से महंगी हो गई है। हमने कोस्ट टिपिंग पॉइंट को अचीव कर लिया है। ये जेन्युइन है, ये हिस्टोरिक है, और ये हमारी गवर्नमेंट की अचीवमेंट को हमारे सामने रखती है। हमको बताती है कि इंडिया की सरकार ने इस केस में, इस सेक्टर के अंदर बहुत ही अच्छा काम करने का, कह लो कि अचीवमेंट उनके नाम दर्ज किया। इसके साथ ही अगर मैं आगे बढ़ूं, अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे, जिसमें सोलर एनर्जी एक बहुत मेजर आउटपुट देगी। इसी के साथ ही आपको पता होगा इंडिया ने लॉन्च किया है अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये भी इंडिया की एनर्जी स्ट्रेटजी का फ्यूचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूचर है। अब देखो, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज बोलते हैं। यहां देखो, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें हम हार्ड टू अबेट सेक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि स्टील सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, हैवी शिप्स का सेक्टर है, जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करना जिससे कार्बन एमिशन को कम किया जाए, ये बहुत ही मुश्किल है। ऐसी हार्ड टू अबेट सेक्टर जैसे स्टील, फर्टिलाइजर, हैवी केमिकल्स, ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से ही, कह लो कि इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इन्हें हाई हीट या केमिकल फीडस्टॉक भी चाहिए होता है। अब ये तो हम इंपोर्ट करते हैं, हाई, कह लो कि
हाई हीट प्रोवाइड करने के लिए नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं, जो हम स्टील सेक्टर में यूज करते हैं, जो हम फर्टिलाइजर सेक्टर में यूज करते हैं, जो हम हैवी शिप्स के अंदर यूज करते हैं। लेकिन आप जानते हो वल्नरेबल हैं हम, दिक्कत हो गई तो नेचुरल गैस आना बंद हो जाएगा। इसी को पावर करने के लिए, इन हार्ड टू अबेट सेक्टर्स को पावर करने के लिए इंडिया लेकर आया है अपना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ताकि हम अपना कार्बन एमिशन भी कम करें और नेचुरल गैस के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको भी हम कम करें। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन बच्चों होता क्या है, ये भी अपने को जानना पड़ेगा। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे बनेगी? आप रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, यानी कि जो बिजली आप हाइड्रोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करोगे वो भी रिन्यूएबल सेक्टर से ही आएगी। मान लो आपने एक सोलर प्लांट लगाया, मान लो आपने एक विंड एनर्जी का प्लांट लगाया, वहां से आपने बिजली बनाई और वो बिजली आपने कहां पर दे दी? आपने एक इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाली मशीन को दे दी। ये मशीन क्या करेगी? इलेक्ट्रोलाइसिस करेगी, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेगी, हाइड्रोजन को अलग करेगी, ऑक्सीजन को अलग करेगी, और उस हाइड्रोजन को हम कैप्चर कर लेंगे। वो जो बायो प्रोडक्ट यहां से निकला उसको हम कैप्चर करेंगे। जीरो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, जीरो कार्बन हाइड्रोजन जो है वो डेवलप होगी। एंड उसको बाद में हम ऐसे हार्ड टू अबेट सेक्टर्स के अंदर भेजेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ है, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, बहुत ज्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन को आग लगाएंगे और हार्ड टू अबेट सेक्टर्स को हम हीट सप्लाई करने का काम करेंगे। और यहां पर इसलिए सरकार ने ये टारगेट रखा कि हम लगभग 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030 तक, जो कि हमारी कंट्री के लिए जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो उनको पूरा करने का काम करेगी, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने का काम करेगी। इंडिया के पास सन है, इंडिया के पास लैंड है, इंडिया के पास बहुत बड़ी कोस्टल एरिया है, और ये तीनों अगर मिला दी जाए तो 2030 तक अपनी एनर्जी कैपेसिटी को हम इंडिया वाले बढ़ा लेंगे। हम एनर्जी इंपोर्टर से एनर्जी एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। ये देश जो एनर्जी इंपोर्ट करता है वो एनर्जी एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में भी आ सकता है, और हम अपनी वल्नरेबिलिटी सिचुएशन को कम करना चाहते हैं। ठीक है, समझे? डोमेस्टिक फ्रंट पर पिक्चर आपको क्लियर हो गई हो, इंडिया का सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अगर आपको क्लियर हो गया हो, तो आगे बढ़ते हैं। कैसे इंडिया अपनी इस पॉलिसी को और आगे बढ़ा रहा है, इंडिया कैसे एक ग्लोबल एनर्जी गेम खेल रहा है, और इंडिया उस गेम में अब सिर्फ कैसे, सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक रूल सेटर कैसे बन रहा है, इसको भी हम समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें, सारे कंसेप्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा एग्जाम रेलेवेंट कंसेप्ट हैं। अब देखो, इंडिया चला रहा है एनर्जी डिप्लोमेसी। इस एनर्जी डिप्लोमेसी में इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने पहली बात तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो गुड़गांव के अंदर सिचुएटेड है। अब जैसे ओपेक नाम का एक ग्रुप है जो कि ये तय करता है कि दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या होंगे, क्रूड ऑयल की सप्लाई क्या होगी, कितना प्रोडक्शन होगा, उसको चैलेंज करने के लिए इंडिया लेकर आया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें हमने उन सभी कंट्रीज को एक साथ लेकर आने की कोशिश की जहां पर सनलाइट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, कि उन कंट्रीज को साथ लाएंगे, टेक्नोलॉजी को हम शेयर करेंगे, पैसे को हम शेयर करेंगे, हम सोलर एनर्जी डेवलप करेंगे, और अपनी इन सभी कंट्रीज की, साउथ साउथ कंट्रीज की, गरीब कंट्रीज की, इमर्जिंग कंट्रीज की, डेवलपिंग कंट्रीज की जो क्रूड ऑयल के ऊपर रिक्वायरमेंट है उसको हम कम कर देंगे, कोयले के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कम कर देंगे। हम इन सभी देशों के लीडर के रूप में उभरे, ताकि हम अपनी इस वल्नरेबल सिचुएशन से निकल सकें। ठीक है, हम थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर भी हैं, और ये हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट का, वल्नरेबल सिचुएशन का एक बहुत मेजर कह लो के हिस्सा है, जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे एक रूल सेटर बन सकते हैं। फिर इंडिया लेकर आया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये भी इंडिया ने लॉन्च किया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसमें हम चाहते हैं कि इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है, जहां पर आप बहुत सारी फसलों से रो प्रोडक्ट्स को निकालकर, जैसे हम स्टबल बर्निंग करते हैं ना, पराली को आग लगाते हैं, उससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे जितने भी हमारी फसलों से रॉ मटेरियल निकलता है, बाय प्रोडक्ट जो निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है, उसको हम ले, उससे हम बायोफ्यूल बनाएं, और उस बायोफ्यूल को हम इंडिया की पेट्रोल की जगह या डीजल की जगह हम उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर हम 100 लीटर डीजल यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, उसमें अगर हम 20% बायोफ्यूल ब्लेंड कर देंगे तो हमको 20 लीटर कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, वल्नरेबिलिटी कम होगी, सिचुएशन हमारे कंट्रोल के अंदर आएगी। तो इंडिया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लेकर आया, दुनिया भर की कंट्रीज को हमने इसके अंदर जोड़ने का काम किया, टेक्नोलॉजी शेयर और फंड शेयर करने का इसमें हमने काम किया। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे भी हमारी वल्नरेबिलिटी जो है वो कम होगी, हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसके अंदर हमको कमी आएगी। इसके साथ ही इंडिया एक और चीज लेकर आया, जिसका नाम है वन वर्ल्ड, वन ग्रिड और वन सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट जो है मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। वन सन,
वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अब इंडिया ने दो चीजें करी। बिलो दी ग्राउंड तो हम ऑयल को स्टोर कर सकते हैं, हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं जो भारत ने क्रिएट किए। साथ में ओवर दी ग्राउंड हम क्या कर सकते हैं, ओवर दी ग्राउंड हम ये पॉलिसी लेकर आए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी कि पूरी दुनिया को हम एक सिंगल ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जोड़ दे। इससे होगा क्या, अब जैसे मान लो यूरोप में अगर रात है, भारत में दिन हो गया है, एशिया में दिन हो गया है, तो सोलर एनर्जी एशिया में प्रोड्यूस होगी। रात के समय यूरोप में प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, सूरज अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया एशिया अपनी रिक्वायरमेंट का सोलर एनर्जी जो उनको चाहिए वो यूज करके एक्स्ट्रा बिजली जो है वो उसी ग्रिड के थ्रू कहां भेज देंगे, यूरोप में भेज देंगे। और ऐसे ही जब यूरोप में रात होगी तो कहीं और पर दिन होगा, जब इंडिया में रात होगी तब कहीं और पर दिन होगा। और ये पूरी दुनिया को हम एक ही ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि इस इलेक्ट्रिसिटी को दुनिया भर के अंदर सप्लाई किया जा सके, दुनिया के अंदर भेजा जा सके। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रपोजल है, एक ग्लोबली इंटरकनेक्टेड सोलर ग्रिड बनाने का ये प्रपोजल है। अभी ये विजन डिप्लोमेटिक ग्राउंडवर्क स्टेज में है, लेकिन भारत इसके ऊपर लगातार काम कर रहा है। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गैम्बिट भारत इसको लेकर खेल रहा है, जिसमें इंडिया अगर सक्सेसफुल हुआ, एनर्जी ट्रेड में फंडामेंटली हमारा आर्किटेक्चर जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वापस एस्टेब्लिश हो जाएगी, और इंडिया अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी का इंटेलेक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर जो है वो बन जाएगा। समझे ये सब कुछ। तो इन सारे केसेस को समझने के बाद आपको आई होप इंडिया के जितने भी करंट सिनेरियो जो चल रहे हैं वो समझने में आपको मदद मिली होगी। देखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के पास चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस तो हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस भारत के पास हैं। एक चैलेंज का नाम है बच्चों जिसको हम बोलते हैं जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। सो एस्पिरेंट्स, ये क्या है? अब देखो, हम चाहते हैं कि हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाएं, इथेनॉल को ब्लेंड करें। हम चाहते हैं कि हम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को कम करें, हम सोलर एनर्जी को डेवलप करें, ऑफशोर विंड को डेवलप करें। लेकिन व्हाट अबाउट दोज वर्कर्स हु आर वर्किंग इन कोल माइंस, व्हाट अबाउट दोज वर्कर्स हु आर वर्किंग इन ऑयल रिग्स? उनको क्या, कैसे हम सेटल डाउन करेंगे? क्योंकि उनकी तो एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी। जो कोयले की खदानें अगर बंद होंगी, अगर पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज हैं वो अगर बंद होंगी, अगर हम सारा का सारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सोलर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, बायोफ्यूल के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो पहले वाले सेक्टर्स में काम कर रहे लोग वो कहां पर जाएंगे? तो इस जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को हमको एस्टेब्लिश करना होगा। मतलब धीरे धीरे मैकेनिज्म करना है, धीरे धीरे ट्रांजिशन करना है। एकदम से आपको कोयला या एकदम से क्रूड ऑयल आपको बंद नहीं कर देना। धीरे धीरे हम ट्रांजिशन करते हुए 5 साल, 10 साल, 20 साल के प्रोसेस में अपनी एनर्जी ऑटोनमी, एनर्जी इंडिपेंडेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, इसको अचीव करने में एस्टेब्लिश हम हो जाएंगे, कामयाब हम हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो आई होप आप इंडियन गवर्नमेंट के जो अभी के जो डिप्लोमेटिक डिसीजंस हैं वो आप क्यों हैं उसको समझने में कामयाब रहे होगे। तो ये वीडियो आपके पूरे इंडिया के एनर्जी आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करने का काम करता है। अगर आपको कोई भी चीज ऐसे लग रहा हो कि आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, हम आपको उसको दोबारा एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। और अगर मैं आपको एक छोटा सा ओवरऑल पिक्चर दूं, इंडिया एनर्जी चैलेंज क्या है? स्ट्रक्चरल इंपोर्ट डिपेंडेंसी है इंडिया की, जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट का भारत एक्सपोज्ड है। धीरे धीरे इंडिया को अपनी एनर्जी ऑटोनमी, एनर्जी इंडिपेंडेंस को अचीव करना है। किसके थ्रू? रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू, डिप्लोमेटिक आर्किटेक्चर के थ्रू जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू, या फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के थ्रू, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के थ्रू, मल्टी अलाइनमेंट के थ्रू। इन सब चीजों के थ्रू इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश कर सकता है। इस फ्रेमवर्क को मेंटली ड्रॉ कर लो, प्रॉब्लम साइड फिल कर लो, सॉल्यूशन साइड फिल कर लो, चैलेंजेस भी एक्नॉलेज करो। एग्जामिनर को कंप्लीट थ्योरी ग्राउंडेड पिक्चर मिलेगी। इसी फॉर्मूला को आपको अपने आंसर्स के अंदर यूज करना है। तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, खासकर उनके साथ जो यही सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करो परचम क्लासेस पर, क्योंकि ऐसी डीप वीडियोस जो हैं, डीप टॉपिक्स जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। मेरा नाम है राही मेहता। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।